तो लास्ट लेक्चर से आगे कंटिन्यू करेंगे. अभी नेक्स्ट पॉइंट कितना है इस चैप्टर में सॉलिड स्टेट में. दिस इज यूनिट सेल. सो राइट डाउन नेक्स्ट टर्म यूनिट सेल. So write down, it is the smallest unit of the crystalline solid. It is the smallest unit of crystalline solid which contains all mass independent properties of a crystalline solid is the smallest unit of the crystalline solid which contains all mass independent properties of crystalline solid, and on its three-dimensional repetition 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 and on its three-dimensional repetition, the whole crystal can be generated. The whole crystal can be generated. So this is the smallest unit of the crystalline solid. It is the smallest unit of crystalline solid which contains all mass independent properties of a crystalline solid, and on its three-dimensional repetition the whole crystal can be generated. मतलब किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड की ऐसी यूनिट जिसमें सारी वो प्रॉपर्टीज क्रिस्टलाइन सॉलिड की कैरी होती है जो मास इंडिपेंडेंट है, प्लस इसका अगर थ्री डायमेंशनल रिपीटेशन करेंगे तो इससे पूरा का पूरा क्रिस्टल जो है फिर से रिफ्रेम हो जाएगा. ठीक है. अब किसी भी यूनिट सेल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग टोटल 6 सेल पैरामीटर्स यूज करते हैं. तो नेक्स्ट पॉइंट में ऐड करिए. टू रिप्रेजेंट अ यूनिट सेल, to represent a unit cell, 6 cell parameters are used. Six cell parameters are used. These are dimensions along the three edges. These are dimensions along three edges. ब्रैकेट में ए बी सी and angle between the edges and angle between the edges alpha, beta and gamma. To represent a unit cell, 6 cell parameters are used. These are dimensions along three edges A, B, C
and angles between the edges and these are alpha, beta and gamma. ठीक है, तो किसी भी यूनिट सेल को रिप्रेजेंट करने के लिए टोटल 6 सेल पैरामीटर रिक्वायर्ड होते हैं। 3 इसमें एजेस हो गई और 3 एंगल्स हो गए। और फिर तो अगर इसको समझना है आपको, इनमें से कि ऐसे सपोज करो हमने एक 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री क्रिएट करी, दिस यू मे से एज एन यूनिट सेल। तो इस यूनिट सेल में टोटल देखो मैंने 6 एजेस यूज करी, 3 एजेस यूज करी है और 3 उसके बीच के एंगल से यूज किए जा रहे हैं। तो लेट्स से जैसे मैं इसको एक एज लिखूं, एक एज हमारी ये हो गई और एक एज हो गई। So these are 3 edges. Let's say we mark them. Let's say this is A, this is B, and this is C. तो 3 तो लेंथ हो गई along the edges और फिर 3 एंगल्स। तो जैसे ट्रिग्नोमेट्री में आप एंगल लिखते हो, ए और बी के बीच के एंगल को हम लोग सी लिखते हैं, बी और सी के बीच के एंगल को ए लिखते हैं और ए और सी के एंगल के बीच को बी लिखते हैं। वैसे ही सिमिलरली यहाँ पे एंगल बिटवीन बी एंड सी जो है उसको बोलेंगे अल्फा। एंगल बिटवीन बी एंड सी विल बी रिफर्ड एज अल्फा। तो ये आपका एंगल जो है ये हो गया अल्फा, ठीक है। इसके बाद बी और सी के बीच में जो एंगल है ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट बचता है ए और बी, इसके बीच में जो एंगल आएगा दिस इज गामा। और तीसरा एंगल जो आपका सी और ए के बीच में है दिस इज कॉल्ड बीटा। ए और बी के बीच में एंगल अल्फा, सॉरी बी और सी के बीच में अल्फा, ए और बी के बीच में गामा और सी और ए के बीच में बीटा। तो यहाँ पे ए बी सी और अल्फा बीटा गामा इसको हम लोग बोलते हैं सेल पैरामीटर्स। तो ए बी सी एंड अल्फा बीटा गामा आर known as cell parameters for a unit cell. तो ए बी सी को आप इंटरसेप्ट बोल सकते हैं और अल्फा बीटा गामा को इंटरफेशियल एंगल्स बोल सकते हैं। अगर बिल्कुल टेक्निकल टर्म में लिखना है तो यहाँ पे ए बी सी जो है इसको हम लोग इंटरसेप्ट बोल सकते हैं और अल्फा बीटा गामा जो है इसको इंटरफेशियल एंगल्स बोल सकते हैं। तो किसी भी यूनिट सेल को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें टोटल 6 सेल पैरामीटर्स रिक्वायर्ड होते हैं, ए बी सी एंड अल्फा बीटा गामा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टर्म लिखते हैं हम लोग यहाँ पे लैटिस या क्रिस्टल लैटिस। राइट ऑन द नेक्स्ट टर्म क्रिस्टल लैटिस। लिखा, so crystal lattice में लिखो, it is a three-dimensional array of, it is three-dimensional array of unit cells. It is a three-dimensional array of unit cells. Unit cells का जो 3D अरेंजमेंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्रिस्टल लैटिस। सर ए लिखे आपने आर ए वाई। It is a three-dimensional array of ARRAY array of unit cells.
तो ऐसे टोटल 14 टाइप्स ऑफ अरे जो है वो नेचर में मिलते हैं, जिनको हम लोग कॉमन टर्म से ब्रावीज लैटिस बोलते हैं। तो अपने पॉइंट में लिखो, देयर आर 14 possible three-dimensional lattices. There are 14 possible three-dimensional lattices, also known as Bravais lattices. Also known as Bravais lattices. तो टोटल ऐसे 14 टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट्स हैं जिनको हम लोग कॉमनली बोलते हैं Bravais lattices. So नेक्स्ट हम लिखते हैं लैटिस पॉइंट्स. नेक्स्ट हम लिखते हैं लैटिस पॉइंट्स. Write down. These are the positions. These are the positions. These are the positions occupied by atoms or ions. These are positions occupied by atoms or ions in crystal lattice. These are the positions occupied by the atoms or ions in a crystal lattice. तो किसी क्रिस्टल लैटिस में जिस जिस पॉइंट पे एटम्स और आयंस प्रेजेंट होते हैं उसको बोलते हैं हम लोग लैटिस पॉइंट. ठीक है. अब यहाँ पे हम लोग बेसिकली दो तरह के यूनिट सेल्स अरेंज करते हैं. एक को बोलते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल और एक को बोलते हैं सेंटर्ड यूनिट सेल. तो नेक्स्ट हम लिखेंगे प्रिमिटिव यूनिट सेल. नेक्स्ट हम लिखिए प्रिमिटिव यूनिट सेल. When atoms and ions are present, when atoms or ions are present, when atoms and ions, when atoms or ions are present only at the corner of the unit cell, only at the corners of a unit cell, when atoms or ions are present only at the corners of the unit cell, it is called as primitive unit cell. It is called as primitive unit cell. और दूसरा अरेंजमेंट होता है सेंटर्ड यूनिट सेल्स. Centered unit cells. तो सेंटर्ड यूनिट सेल का मतलब जो एटम्स और आयंस हैं वो कॉर्नर्स के अलावा किसी एक और सेंटर को और ऑक्यूपाई करेंगे. तो इस बेसिस पे टोटल तीन तरह के यूनिट सेल्स और हो जाते हैं. नेक्स्ट हम लिखिए सेंटर्ड यूनिट सेल. Right on. When a unit cell contains
when a unit cell contains atoms or ions, when a unit cell contains atoms or ions, atoms or ions at positions other than corners, at positions other than corners, along with those at corners, along with those at corners, it is called a centered unit cell. It is called a centered unit cell. तीन तरह की centered unit cell होती है. First one is called body centered. First one is called body centered unit cell. तो नाम से ही क्लियर है, कॉर्नर प्लस बॉडी सेंटर ऑक्यूपाई होगा. Second one is called face centered unit cell. And third one is called end centered unit cell. तो तीन तरह की सेंटर्ड यूनिट सेल होती है, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल एंड एंड सेंटर्ड यूनिट सेल. अब नाम से क्लियर है, बॉडी सेंटर का मतलब कॉर्नर प्लस बॉडी सेंटर ऑक्यूपाइड. फेस सेंटर का मतलब हुआ कॉर्नर प्लस फेस सेंटर्स. और एज सेंटर का मतलब होता है कॉर्नर प्लस टू ऑपोजिट फेस सेंटर्स. कॉर्नर्स प्लस टू ऑपोजिट फेस सेंटर्स, मतलब सारे फेस सेंटर अगर ऑक्यूपाइड नहीं है, केवल दो ऑपोजिट फेस सेंटर ऑक्यूपाई कर दोगे तो भी काम बनेगा. सो कॉर्नर्स प्लस बॉडी सेंटर, कॉर्नर प्लस फेस सेंटर, और कॉर्नर प्लस टू ऑपोजिट फेस सेंटर्स तो उसको बोलेंगे एज सेंटर. समझ आ गया? तो अगर केवल कॉर्नर ऑक्यूपाइड है तो प्रिमिटिव यूनिट सेल, कॉर्नर के अलावा कोई और एक पोजीशन ऑक्यूपाइड है तो सेंटर्ड यूनिट सेल. सेंटर्ड यूनिट सेल तीन तरह के हुए, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल एंड एंड सेंटर्ड यूनिट सेल. अगर कॉर्नर प्लस बॉडी सेंटर होगा तो बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, कॉर्नर प्लस फेस सेंटर्स होंगे तो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, कॉर्नर प्लस टू ऑपोजिट फेस सेंटर्स होंगे तो एंड सेंटर्ड यूनिट सेल. ठीक है? So write down, based on the variation of A, B, C and alpha, beta, gamma. Write down the point. Based on the variation of A, B, C and alpha, beta, gamma, there are 7 types of unit cells. So your screen is freezed. Based on the variations of A, B, C and alpha, beta, gamma, there are 7 types of unit cells. So based on the variations of A, B, C and alpha, beta, gamma, there are 7 types of unit cells. And with the variations
and with the variations of the positions occupied by atoms or ions, 14 types of Bravais lattices are possible. 14 types of 14 types of Bravais lattices are possible. तो सबसे पहला जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है वो इसी सेगमेंट से आता है कि कौन कौन से एबीसी के वेरिएशन से डिफरेंट डिफरेंट यूनिट सेल्स क्रिएट होती है और अलग अलग यूनिट सेल्स के अंदर कौन कौन से पॉसिबल ब्रेविस लैटिसेस नोन है, राइट। तो एबीसी अल्फा बीटा गामा के वेरिएशन से टोटल 7 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स, और यूनिट सेल्स के साथ अगर एटम्स और आयंस के वेरिएशन और स्टडी कर लिए जाए तो टोटल 14 टाइप्स ऑफ ब्रेविस लैटिसेस। अब जो पहला क्वेश्चन आता है वो यही आता है कि अलग अलग क्रिस्टल सिस्टम्स में कौन कौन से एबीसी के वेरिएशंस क्या हैं और कौन कौन से पॉसिबल वेरिएशंस हैं, ये आपको लिखना है। उसको टेबल लिख लीजिए बिकॉज दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, जिससे ज्यादातर क्वेश्चंस आते हैं। तो 7 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम्स आर देयर। सबसे पहले टाइप पे लिख लो क्रिस्टल सिस्टम्स। दूसरे केस में लिखिए पॉसिबल वेरिएशंस। पॉसिबल वेरिएशंस। उसके बाद लिखेंगे हम लोग सेल पैरामीटर्स। नेक्स्ट हम लिखेंगे सेल पैरामीटर्स। तीन कॉलम बना लीजिए, क्रिस्टल सिस्टम्स, पॉसिबल वेरिएशंस एंड सेल पैरामीटर्स। ठीक है, तो देखो सबसे पहला जो क्रिस्टल सिस्टम लोग स्टडी करते हैं दिस इज कॉल्ड क्यूबिक यूनिट सेल या क्यूबिकल सिस्टम। क्यूबिक अरेंजमेंट में 3 पॉसिबल अरेंजमेंट्स हैं, प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड, प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड एंड फेस सेंटर्ड। 3 पॉसिबल वेरिएशंस है क्यूबिक लैटिस में। और उसके सेल पैरामीटर्स लिखेंगे तो इसमें a इक्वल टू बी इक्वल टू सी होता है और अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री। मतलब सारे एंगल्स इक्वल एंड इक्वल टू 90 डिग्री और सारे साइड लाइंस इक्वल। तो दीज आर द पैरामीटर्स जो क्यूबिकल यूनिट सेल के होते हैं। दिस इज फर्स्ट क्रिस्टल क्लास। ठीक है, दूसरा सिस्टम जो होता है दिस इज कॉल्ड टेट्रागोनल। सेकंड वन इज टेट्रागोनल। सेकंड वन इज टेट्रागोनल। टेट्रागोनल अरेंजमेंट में 2 तरह के अरेंजमेंट्स पॉसिबल हैं, प्रिमिटिव एंड बॉडी सेंटर्ड। प्रिमिटिव एंड बॉडी सेंटर्ड। और इसके केस में देखो 2 साइड लाइंस इक्वल होती हैं, a इक्वल टू b बट नॉट इक्वल टू c, लेकिन एंगल्स अभी भी सारे इक्वल और इक्वल टू 90 डिग्री होते हैं। सो अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, थर्ड पॉसिबल अरेंजमेंट इज ऑर्थोरोम्बिक। थर्ड अरेंजमेंट इज ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक में चारों वेरिएशन पॉसिबल हैं। इट इज प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड एंड एंड सेंटर्ड।
So all four classes are possible over here: primitive, body centered, face centered, as well as end centered. ये एक ऐसा क्रिस्टल क्लास है जिसमें ऑल फोर वेरिएशंस आर पॉसिबल। तो अभी ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है विच क्रिस्टल क्लास कैन शो ऑल फोर पॉसिबल वेरिएशंस, तो उसका आंसर होता है ऑर्थोरॉम्बिक। ऑर्थोरॉम्बिक के केस में क्या होगा कि तीनों साइड लेंथ इक्वल नहीं होते बट एंगल्स अभी भी 90 डिग्री है। तो इसका वेरिएशन लिखेंगे तो इट इज ए इक्वल टू बी, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। तीनों साइड लेंथ इक्वल नहीं है बट एंगल्स सारे इक्वल है अभी भी 90 डिग्री के। सो ए अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री। इसको बोलते हैं हम लोग ऑर्थोरॉम्बिक। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। तो पहले तीन सिस्टम हुए, दिस इज क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरॉम्बिक, जिसमें सारे एंगल इक्वल और इक्वल टू 90 डिग्री है। तो उसको याद रखने का भी तरीका यही है कि पहले देखो तीन क्लास जो मैंने लिखे हैं तीनों में एंगल्स इक्वल और 90 डिग्री है और साइड लेंथ का वेरिएशन हो रहा है। पहले तो तीनों साइड इक्वल है, फिर दो इक्वल है और फिर कोई इक्वल नहीं है। ठीक है, समझ गए। अब एंगल्स के साथ वेरिएशन शुरू करते हैं। एंगल्स के वेरिएशन में सबसे पहला टर्म अब हम लिख रहे हैं, नेक्स्ट वन इज हेक्सागोनल, या यू मे राइट रोम्बोहेड्रल और ट्राइगोनल। तो अभी देखो मैंने कौन सा सिस्टम फॉलो करा, तीन, ए बी सी बराबर, फिर ए इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, फिर ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। अब यही तीन चीजें फिर से रिपीट कर रहे हैं तो लर्न करना आसान रहेगा। तो नेक्स्ट हम लिखेंगे रोम्बोहेड्रल और ट्राइगोनल। तो नेक्स्ट वन यू विल राइट डाउन रोम्बोहेड्रल, रोम्बोहेड्रल, या इसी को ट्राइगोनल भी बोलते हैं। तो देखो आसानी से याद रहेगा, पहले तीन में ए बी सी जैसे वेरिएशन था वैसे अगले तीन में भी लिख रहा हूं मैं। सो रोम्बोहेड्रल एंड ट्राइगोनल, इसमें जो पॉसिबल अरेंजमेंट है दैट इज ओनली वन, प्रिमिटिव। और अब इसमें देखो पहले तीनों साइड लेंथ इक्वल है, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, और यहाँ पे एंगल भी तीनों इक्वल होते हैं, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा, बट इनमें से कोई भी 90 डिग्री नहीं होता। ऑल थ्री एंगल्स आर इक्वल बट नन ऑफ देम आर 90 डिग्री। अगला क्रिस्टल क्लास जो होता है दिस इज कॉल्ड हेक्सागोनल। तो हेक्सागोनल में भी एक ही अरेंजमेंट पॉसिबल है, दिस इज कॉल्ड प्रिमिटिव। और अब इस क्लास में देखो दो साइड्स इक्वल है बट थर्ड वन इज नॉट इक्वल। एंड एंगल्स के टर्म में दो एंगल तो 90 डिग्री होते हैं, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 90 डिग्री, और थर्ड एंगल जो गामा होता है दिस इज इक्वल टू 120 डिग्री। नेक्स्ट पॉसिबल अरेंजमेंट इज मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक अरेंजमेंट होता है प्रिमिटिव एंड एंड सेंटर्ड। दो पॉसिबल अरेंजमेंट्स हैं। और अब देखो तीनों साइड लेंथ इक्वल नहीं है, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, और एंगल अब की बार दो इक्वल है, अल्फा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री, एंड द थर्ड एंगल बीटा इज नॉट इक्वल टू 120 डिग्री, या 90 भी लिख सकते हो आपकी बात। तो तीसरा एंगल अलग होता है, दो एंगल 90 डिग्री होते हैं। एंड द लास्ट पॉसिबल अरेंजमेंट इज ट्राइक्लिनिक। ये सबसे रैंडम अरेंजमेंट है, इसकी एक ही पॉसिबल क्रिस्टल क्लास है, दिस इज प्रिमिटिव। और इस केस में अब तीनों साइड्स भी इक्वल नहीं होते और कोई एंगल इक्वल नहीं होता। तो ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, एंड अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा एंड नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ पे टोटल 7 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम्स आर देयर विद देयर पॉसिबल वेरिएशंस। तो आप देखो हमारे कोर्स स्ट्रक्चर के हिसाब से हमें दो यूनिट सेल्स इन डिटेल पढ़ने हैं, एक क्यूबिकल यूनिट सेल और एक हेक्सागोनल यूनिट सेल। तो क्यूबिकल यूनिट सेल स्टार्ट करने से पहले हमें सबसे पहले क्यूब की प्रॉपर्टीज थोड़ी समझ लेनी चाहिए।
तो क्यूब भी आप जानते हो एक ऐसी ज्योमेट्री होती है जिसमें तीनों साइड्स इक्वल होते हैं और तीनों एंगल्स इक्वल होते हैं और तीनों एंगल्स इक्वल टू 90 डिग्री होते हैं। ठीक है, अगर इसकी साइड हम लोग जो है उसको ए अज्यूम कर लें तो इसमें जो फेस डायगोनल होता है उसकी वैल्यू आएगी a√2 और जो बॉडी डायगोनल होगा उसकी लेंथ आएगी a√3। ठीक है, और उसके अंदर अगर देखेंगे तो 8 कॉर्नर होंगे, 6 फेसेस होंगे और 12 एजेस होंगे। सो क्यूब कंटेन्स 8 corners, 6 faces and 12 edges। तो किसी भी क्यूबिकल ज्योमेट्री में 8 कॉर्नर, 6 फेसेस और 12 एजेस होगी। सो अ क्यूब कंटेन्स 8 कॉर्नर्स, 6 फेसेस एंड 12 एजेस। ठीक है, अगर ज्योमेट्री समझनी है तो आप सभी जानते हो क्यूबिकल ज्योमेट्री टेक्निकल नहीं है, तो इसमें थोड़ा सा पहले मैंने आपको कुछ कुछ बातें बता दी सो दैट आपको हेल्प रहे समझने में। ये हमारा एक क्यूबिकल ज्योमेट्री आपके लिए बना के दिखा दे रहा हूँ जल्दी से। अच्छा, फेस और ये सब चीज़ें तो समझते हो ना, इनमें तो कोई ऐसी ज्योमेट्री नहीं जो आपको नहीं पहचानने में आती। आई विश आप पहचान लोगे ना, जो भी फेस डायग्राम, बॉडी डायग्राम, जो भी लेंथ मैंने बताई वो पहचानते हो ना। ये जैसे मैंने एक क्यूबिकल ज्योमेट्री आपके लिए ड्रॉ करी, तो अगर ध्यान से देखना है तो इस लेंथ को जो मैंने ऑरेंज से बनाया है इसको बोलते हैं फेस डायगोनल, और जो मैं रेड से बना रहा हूँ उसको बोलते हैं बॉडी डायगोनल। ठीक है, और अगर फेस समझना है तो एक फेस शेड किए देता हूँ। ये जो मैंने शेडेड एरिया बना दिया है दिस इज द फेस। ठीक है, डेफिनेटली कॉर्नर एज आप पहचान रहे हो अपने आप ही। ये जो लाइन बनी हुई है इसको एज बोलते हैं, समझ आ पा रहे हैं? जो लाइन ड्रॉ कर रहे हैं हम लोग दिस इज कॉल्ड एज, और जो जंक्शन तीनों फेसेस पे मिल रहा है उसको बोलते हैं कॉर्नर। तो ऐसे कोई भी पॉइंट रखिए, ये हो गया कॉर्नर। तो कॉर्नर, फेस, एज, फेस डायगोनल, बॉडी डायगोनल, ये सारे काम आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अब मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ हमारे कोर्स स्ट्रक्चर के हिसाब से हमको क्यूबिकल यूनिट सेल से स्टार्ट करना है। तो पहला काम लिखेंगे क्यूबिकल यूनिट सेल। तो एक क्यूबिकल यूनिट सेल को रिप्रेजेंट करने के लिए केवल एच लेंथ रिक्वायर्ड होगी, तो उसका जो सेल पैरामीटर होगा उसको हम लोग बोलेंगे ए। तो अगर क्वेश्चन में कभी भी सेल पैरामीटर लिख के आएगा तो उसका मतलब आपको क्यूब की एच लेंथ दे रखी है, क्योंकि क्यूब के अंदर सारी एच लेंथ इक्वल होती है और एंगल सारे इक्वल है, 90 डिग्री होते हैं। ये डिफॉल्ट टोन है। तो किसी भी क्यूबिकल यूनिट सेल को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें केवल एक सेल पैरामीटर चाहिए होता है जिसको हम लोग एज लेंथ बोल सकते हैं, या अगर कहीं क्वेश्चन में लिखा होगा सेल पैरामीटर इज दिस मच सेंटीमीटर या दिस मच एंगस्ट्रॉम, तो उसको आपको रेफर करते टाइम कैसे ट्रीट करना है, एज लेंथ की वजह से। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? अब देखो, अगर कोई भी आइटम अगर हम कॉर्नर पे प्लेस करते हैं तो उसका यूनिट सेल के अंदर कॉन्ट्रीब्यूशन 1/8 होता है। फेस पे प्लेस करते हैं तो 1/2 होता है, और एज पे प्लेस करते हैं तो 1/4 होता है। ये सबसे पहले पॉइंट में लिखो, so I write down contribution of an atom at corner to unit cell is equal to 1/8।
contribution of an atom at corner to unit cell is 1/8. मतलब कोई भी एटम अगर हमारा कॉर्नर पर प्रेजेंट होगा तो उसका कंट्रीब्यूशन आपको कितना काउंट करना है? 1/8. अब यही चीज अगर कॉर्नर की जगह हमारी वैल्यू यही चीज आ जाएगी फेस पे, तो अगर ये चीज फेस सेंटर पे हो जाएगी तो फेस पे अगर कोई चीज प्रेजेंट होगी तो उसका कंट्रीब्यूशन काउंट करेंगे 1/2. अगर ये चीज प्रेजेंट होगी फेस पे तो उसका कंट्रीब्यूशन काउंट करेंगे 1/2. ठीक है. और यही चीज अगर एज सेंटर पे हो जाएगी तो उसका कंट्रीब्यूशन काउंट करेंगे 1/4. यही चीज एज सेंटर के लिए लिख लीजिए. Instead of face center, if it is present, then you will consider it as 1/4. ठीक है. नेक्स्ट हम लिख लीजिए एज सेंटर. एज सेंटर पे ये कंट्रीब्यूशन होता है 1/4. और फाइनली अगर ये बॉडी सेंटर हो गया तो कंट्रीब्यूशन काउंट करेंगे 1. चार केसेस बताए मैंने आपको. कॉर्नर पे अगर कोई आइटम प्रेजेंट होगा तो उसका कंट्रीब्यूशन 1/8. फेस सेंटर पे कोई आइटम प्रेजेंट होगा तो उसका कंट्रीब्यूशन 1/2. एज सेंटर पे प्रेजेंट होगा तो कंट्रीब्यूशन 1/4. और बॉडी सेंटर पे प्रेजेंट होगा तो कंट्रीब्यूशन 1. तो यहाँ पे देखो टोटल 5 टाइप ऑफ क्वेश्चंस आता है. आपको सब एक साथ सिखा रहा हूँ. तो सबसे पहले टाइप ऑफ अरेंजमेंट से चल रहा है. दिस इज कॉल्ड प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल. सो फर्स्ट हम लिखिए प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल. प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल. प्रिमिटिव का मतलब मालूम है आपको? ऑल एटम्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर. सबसे पहले पॉइंट में यही लिखिए. In this arrangement, atoms or ions are present at all the corners of the cubical unit cell. In this arrangement, atoms are present. In this arrangement, atoms are present at all the corners. At all the corners of a cubical unit cell. All the corners of a cubic unit cell. अगर एक क्यूबिक यूनिट सेल के सारे कॉर्नर्स पे एटम प्रेजेंट करा दिए जाए तो इस अरेंजमेंट को हम लोग बोलते हैं प्रिमिटिव अरेंजमेंट या प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल. और अभी आपको 1 मिनट पहले मैंने सिखाया था प्रिमिटिव का मतलब सारे कॉर्नर्स ऑक्यूपाई और सेंटर्ड का मतलब कोई एक स्पेसिफिक सेंटर और ऑक्यूपाई हो रहा होगा. अभी अरेंजमेंट है प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल तो उसका मतलब इसमें सारे कॉर्नर्स ऑक्यूपाइड हैं. ठीक है. तो अब यहाँ पे देखो टोटल 5 तरह के क्वेश्चंस आते हैं. मैं आपको सब एक एक करके सिखा रहा हूँ. तो पहले तो मैं आपको थोड़ा इसकी ज्योमेट्री समझा दूँ एक, फिर मैं आपको क्वेश्चंस की तरफ ले चलता हूँ. सो इन दिस ज्योमेट्री एटम्स जो है वो सारे कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है. ये सबसे पहले आपकी क्यूबिकल यूनिट सेल हो गई. उस क्यूबिकल यूनिट सेल के सारे कॉर्नर्स पे अगर हम एटम्स प्लेस करा दें तो इसको बोलते हैं प्रिमिटिव अरेंजमेंट. तो इस अरेंजमेंट में देखो सारे कॉर्नर्स पे एटम्स प्रेजेंट है.
इसको बोलते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल एटम्स प्रेजेंट एट ऑल द कॉर्नर्स। ठीक है, यहाँ टोटल 5 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है जो मैं आपको वन बाय वन सिखा रहा हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल। इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल। तो आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। टोटल 8 कॉर्नर ऑक्यूपाइड है, सो टोटल 8 कॉर्नर्स आर ऑक्यूपाइड and contribution of each corner in the cube is 1 by 8, so effective number of atoms is 1. This is first question. Second question जो पूछा जाता है that is radius of maximum size atom in this arrangement. So next is radius of maximum size atom in arrangement या in this arrangement. ध्यान रखना है सब सॉलिड स्टेट के स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं, घूम फिर के क्वेश्चन यही आना है, वो अरेंजमेंट बदलता जाएगा, क्वेश्चन ऑलमोस्ट यही रहता है। किसी भी यूनिट सेल के अंदर इफेक्टिवली कितने एटम प्रेजेंट है, ये पहला क्वेश्चन होता है। जो मैक्सिमम साइज एटम आप उस अरेंजमेंट में प्लेस कर रहे हो उसकी रेडियस क्या है ये निकालना है। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो, अगर हम इस एटम का साइज बड़ा करते जाएंगे तो फाइनली जो दो एटम्स होंगे वो अलोंग द एज टच करने लगेंगे। जो प्रिमिटिव यूनिट सेल में अरेंजमेंट बना हुआ है उसके अगर मैं दोनों एटम्स को बड़ा करना स्टार्ट करूं, व्हाट दे डू, दे टच अराउंड द एज। तो अगर दो स्फीयर्स एक दूसरे को एज के अराउंड टच करना शुरू करेंगे तो उनकी सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस जो होती है दैट विल बी इक्वल टू एज लेंथ। इसके सेंटर से चलेंगे और इसके सेंटर तक की डिस्टेंस लिख लें, तो दिस डिस्टेंस इज बेसिकली ए, एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल। तो जो मैक्सिमम साइज एटम होगा उसके लिए 2r इक्वल टू ए बन जाएगा, यानी कि रेडियस ऑफ एटम कितनी आ जाएगी, a/2। और ए क्या है यहाँ पे, सेल पैरामीटर या एज लेंथ ऑफ द क्यूबिकल यूनिट सेल। ठीक, दो पार्ट क्लियर। तीसरा क्वेश्चन जो आता है दिस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। So diameter will be also A, no? आगे नेक्स्ट वन इज कोऑर्डिनेशन नंबर। तो अगर सिंपल क्यूबिक अरेंजमेंट में कोई दो एटम एक दूसरे को टच करेंगे तो उनकी सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस a बन जाएगी बिकॉज दे टच अलोंग द एज। तो जो मैक्सिमम रेडियस एटम की बनने वाली दैट विल बी इक्वल टू a/2। इसका नेक्स्ट टर्म लिखना है कोऑर्डिनेशन नंबर। पहले आपको कोऑर्डिनेशन नंबर का डेफिनेशन लिखना है। सो राइट डाउन इट इज नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स। हम लिखिए कोऑर्डिनेशन नंबर एंड राइट डाउन इट इज नंबर ऑफ nearest neighbors, it is number of nearest neighbors, it is number of nearest neighbors in a crystalline arrangement, it is number of nearest neighbors in a crystalline arrangement, it is number of nearest neighbors in a crystal arrangement, it is number of nearest neighbors in a crystal arrangement। So मैंने बताया इट इज नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स इन अ क्रिस्टल अरेंजमेंट। तो किसी भी क्रिस्टलाइन अरेंजमेंट के अंदर जो नियरेस्ट नेबर्स का नंबर होता है उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। अब नियरेस्ट नेबर्स आप जानते हो टच भी कर सकते हैं,
या कुछ गैप भी हो सकता है, तो नियरेस्ट नेबर लिखे जाते हैं। तो अगर आपको इस अरेंजमेंट का कोऑर्डिनेशन नंबर लिखना है तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा 6। हम लिखिए कोऑर्डिनेशन नंबर of primitive cubic unit cell, primitive cubic unit cell, ऐसी को कभी कभी सिंपल क्यूबिक अरेंजमेंट भी लिख देते हैं क्योंकि ये सबसे सिंपलेस्ट अरेंजमेंट है। दिस इज आल्सो नोन एज सिंपल क्यूबिक अरेंजमेंट। सिंपल क्यूबिक अरेंजमेंट इज 6। तो आपको रिजल्ट पता रहना चाहिए। अगर नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स देखोगे तो इस लाइन अरेंजमेंट में तो टोटल नियरेस्ट नेबर्स नंबर जो आएंगे वो 6 आएगा, तो इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा दैट विल बी 6। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सिंपल क्यूबिक अरेंजमेंट इज 6। तो नहीं बात आपको, अगर आपको काउंट करना है तो ये मैं काउंट आपको बता देता हूँ। जैसे हम इस वाले आइटम से काउंट कर रहे हैं तो उसके रिस्पेक्ट में देखो, एक आइटम इधर है 1, एक इधर मिलेगा पीछे 2, एक इधर है 3, एक इसी लाइन में ऊपर जाएंगे तो 4, ठीक है, एक इधर मिल रहा है पीछे 5, और ऐसे एक आगे आएंगे तो 6। ऐसे टोटल आपको 6 आइटम्स मिल जाएंगे। तो नियरेस्ट नेबर्स विल बी 6 बिकॉज नियरेस्ट नेबर इज एट अ डिस्टेंस ऑफ a ओवर हियर। यहाँ पे सबसे पास वाले दो नेबर्स उनके बीच में डिस्टेंस कितना है, a। तो अगर आपको कोऑर्डिनेशन नंबर लिखना है तो नियरेस्ट नेबर्स कैसे रिपोर्ट करेंगे, यहाँ पे दे विल बी अलोंग द एक्सिस। ऐसे अगर आप इसको 3D में देखेंगे आपको ऐसे टोटल 3 एक्सेस दिखा होंगे x y z। तो अगर हमें इसके सेंटर पर खड़े हो जाए हम यहाँ पे, यहाँ से a डिस्टेंस पे एक आइटम यहाँ मिलेगा, एक यहाँ मिलेगा 2, एक ऊपर एक नीचे 4, और फिर एक आगे और एक पीछे, सो टोटल 6। So there will be 6 nearest neighbors. That's why you will say coordination number 6. अगर आपको काउंट करना है तो it is like this. Otherwise simply डेटा रिजल्ट याद रखा जाता है क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आता है how many nearest neighbors are there in simple cubic arrangement, or you may simply write it as coordination number of this arrangement. तो इसमें हमने जो सेंटर में आइटम मार्क किया हुआ है उसके रिस्पेक्ट में अगर आप काउंट करोगे तो 6 nearest neighbors are there. That's why in this arrangement coordination number is 6. ठीक है, in this arrangement coordination number is 6. समझ आ गई बात। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन जो सेगमेंट में आता है, दिस इज कॉल्ड पैकिंग फ्रैक्शन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे पैकिंग फ्रैक्शन। तब आगे सिर्फ अरेंजमेंट चेंज हो गया, टाइप ऑफ क्वेश्चन रिमेन सेम। पहला पार्ट हुआ इफेक्टिव नंबर ऑफ आइटम्स, दूसरा पार्ट हुआ रेडियस ऑफ मैक्सिमम साइज आइटम इन द अरेंजमेंट, तीसरा पार्ट हुआ कोऑर्डिनेशन नंबर, अभी चौथा पार्ट सिखा रहा हूँ, दिस इज पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन का मतलब होता है किसी भी क्रिस्टलाइन अरेंजमेंट के अंदर कितना फ्रैक्शन ऑफ स्पेस एटम्स या आयंस ने ऑक्यूपाई किया है। एक यूनिट सेल का वॉल्यूम है और एक एटम्स का वॉल्यूम है, तो एटम्स ने कितना फ्रैक्शन ऑफ स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है यूनिट सेल के अंदर, उसको बोलते हैं पैकिंग फ्रैक्शन। ठीक है, तो राइट डाउन, सो इट इज फ्रैक्शन ऑफ स्पेस, it is fraction of space, it is fraction of space occupied by, it is fraction of space occupied by atoms in a unit cell। तो एक यूनिट सेल के अंदर जितना फ्रैक्शन ऑफ स्पेस एटम्स ऑक्यूपाई करेंगे उसको बोलते हैं पैकिंग फ्रैक्शन। अब जैसे सिंपल क्यूबिक अरेंजमेंट के लिए लिखा जाए तो यहाँ पे अगर हमें पैकिंग फ्रैक्शन लिखना है तो इस अरेंजमेंट में एक एटम इफेक्टिवली प्रेजेंट है, उसका वॉल्यूम लिखेंगे तो 4/3 पाई आर क्यूब। इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन द यूनिट सेल इज 1, वो पहले ही निकाल चुके हैं। तो 4/3 पाई आर क्यूब इज वॉल्यूम ऑफ वन एटम, और इस अरेंजमेंट के अंदर इफेक्टिवली एक ही एटम प्रेजेंट है और यूनिट सेल का वॉल्यूम क्यूब है, तो वॉल्यूम विल बी a क्यूब। ये इसका पैकिंग फ्रैक्शन है।
अब आपको इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो रेडियस मैक्सिमम लिख दो। तो हम यहाँ से मैक्सिमम पैकिंग फ्रैक्शन लिखेंगे। तो मैक्सिमम पैकिंग फ्रैक्शन की कंडीशन में r की जगह पे a/2 पुट कर देंगे। तो इस वैल्यू को सॉल्व करोगे तो इट इज 4/3 पाई r की जगह a/2 होल क्यूब अपॉन a क्यूब। ऐसा क्यों करा? क्योंकि हम लोगों ने पहले ही निकाल रखा है कि जो मैक्सिमम साइज आइटम है उसकी रेडियस कितनी होती है, r इक्वल टू a/2। इसको सॉल्व करेंगे अगर आप, दिस कम्स आउट टू बी 5/6। ये अप्रॉक्सीमेटली इसी को 0.52 लिखा जाता है। या परसेंटेज में अगर कभी लिखना पड़ता है तो दिस इज आल्सो रिफर्ड एज 52% पैकिंग फ्रैक्शन। तो दोनों तरीके से लिखा जाता है। आप फ्रैक्शन भी लिख सकते हो और अगर एग्जैक्ट वैल्यू लिखनी है तो एग्जैक्ट भी लिख सकते हो। दिस इज एग्जैक्टली 5/6। अप्रॉक्सीमेटली इसको 0.52 या 52% पैकिंग फ्रैक्शन एफिशिएंसी लिखते हैं। इसमें आल्सो रिफर्ड एज 52%। तो कभी आप देखोगे तो 52% लिखा होता है और प्रिसाइसली लिखा होगा तो 52.3% लिखा जाता है। अगर और एक स्टेप एक प्लेस ऑफ डेसिमल और कैलकुलेट कैलकुलेशन करोगे तो दिस इज 52.3% या रफली 52% लिख दिया जाता है। दिस इज फोर्थ टाइप ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, क्लियर? डेंसिटी निकालने के लिए आप फॉर्मूला जानते हो, डेंसिटी इज एक्चुअली मास अपॉन वॉल्यूम। तो अगर हमें डेंसिटी कैलकुलेट करना है तो दिस विल बी एक्चुअली इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, अब अगर मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस जिसका सिंपल क्यूबिक अरेंजमेंट है उसको m अज्यूम कर लें। सो लेट मोलर मास ऑफ सब्सटेंस, let molar mass of the substance in simple cubic arrangement is m. Let molar mass of the substance in simple cubic arrangement is m और वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल आपको पता है a क्यूब। तो उससे हम लोग डेंसिटी कैलकुलेट करेंगे। तो मोलर मास m पता चल गया और यूनिट सेल का वॉल्यूम निकालोगे तो a क्यूब आ जाएगा। तो इसका डेंसिटी अगर लिखेंगे तो यूनिट सेल के अंदर एक एटम है तो एक एटम का मास कितना हुआ, m अपॉन अवोगाद्रोस नंबर। और इफेक्टिवली एक ही एटम प्रेजेंट है तो ये मास हो गया टोटल। और वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल से डिवाइड कर देंगे a क्यूब से। ये आंसर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में आ जाएगा। अगर m तो ग्राम से होता ही है इफ a प्लेस्ड इन सेंटीमीटर। तो जो सेल लेंथ होगी अगर आपने उसको सेंटीमीटर में प्लेस किया तो आपकी जो डेंसिटी की वैल्यू आएगी दैट कम्स आउट टू बी m अपॉन na इंटू 1 अपॉन a क्यूब। na जो यहाँ पे है वो अवोगाद्रोस नंबर है। na की वैल्यू 6.023 into 10 to the power 23. This is referred as Avogadro's number. This is known as Avogadro's number. एक मोल का मास m होता है, उसमें अवोगाद्रोस नंबर से डिवाइड करेंगे तो एक एटम का मास आ जाएगा। और इस यूनिट सेल के अंदर एक ही एटम है, ये टोटल मास आ गया। यूनिट सेल का वॉल्यूम a क्यूब से डिवाइड कर दिया। अगर आप वैल्यू ऑफ a सेंटीमीटर में प्लेस करेंगे तो डेंसिटी m by na अपॉन a क्यूब ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब सॉल्व हो जाएगा।